हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर हम उपस्थित हुए हैं क्लास नंबर 5 को, जिसमें हम फिर से आपको 30 से 35 क्वेश्चन इस पे करवाने वाले हैं। अभी तक इस सीरीज की चार जो है वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप लोग इन वीडियो को देख लेना। और नहीं तो फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने जनरल साइंस के नाम से, तो वहाँ से उन चारों वीडियो को देख लेना, जिसमें मैंने बहुत बहुत अच्छे से क्वेश्चन कवर करवाए हैं। तो दोस्तों यहाँ तो आप सभी को मालूम हो गया होगा अब तक कि जैसा कि इसमें वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जिसमें जो कि मतलब हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि आपकी रेलवे की एग्ज़ाम हो गई, एसएससी की एग्ज़ाम हो गई, या फिर अदर एग्ज़ाम हो गई जैसे एमपीपीएससी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम है उन सभी में ये सभी रिपीट होते रहते हैं, तो वही सब क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों बिना आपका समय गंवाए, बिना आपका टाइम लिए वीडियो को शुरू करते। तो देखते हैं यहाँ से पहले क्वेश्चन को, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो कौन नहीं है? जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इनमें से जो आपका प्रदूषक नहीं है तो क्या नहीं है, वो है ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जो होता है हमें मतलब ये तो हमारे लिए जीवन रक्षक गैस का काम करता है। और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब ये वायु को प्रदूषित भी करते हैं। ठीक है, तो वायु प्रदूषण नहीं है तो ऑक्सीजन। अगला है प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, तो कहाँ पर हुई थी प्रथम जीव की उत्पत्ति? पृथ्वी पर हुई थी, हवा में हुई थी, जल में हुई थी, या किसी अन्य ग्रह पर हुई थी? तो जो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? मछली, मतलब जल में हुई थी, मछली की। जैसा कि आपने सुना भी होगा, जो आपका प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, उसी से रिलेटेड है। अगला है आपका जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन किसने किया था? लुई पास्चर ने, और वान हेलमांट ने, रॉबर्ट हुक ने, या फिर ओप्रिन ने? तो जीव की उत्पत्ति जीव से होती है यहाँ बताया था आपका ओप्रिन ने। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है आपका 4 नंबर, पौधे की किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो फूलों से प्राप्त होती है, बीजों से प्राप्त होती है, पत्तियों से प्राप्त होती है, या फिर फलों से प्राप्त होती है? तो जो कॉफ़ी प्राप्त होती है वहाँ आपका बीज से प्राप्त होती है। ठीक है, और जो अगर चाय की बात करें तो वो आपकी पत्तियों से प्राप्त होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है आपका निकोटीन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफ़ी के बीजों में, या फिर नीम के पानी में? तो कैफीन आपका किस में पाया जाता है? तंबाकू की पत्ती में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और जो कैफीन एक और जगह पे पाया जाता है, किस में पाया जाता है? कॉफ़ी में भी पाया जाता है। मतलब जो बनी हुई कॉफ़ी होती है उसमें कैफीन पाया जाता है, या फिर तंबाकू सॉरी निकोटीन किस में पाया जाता है? ये तो गलत हो गया, कॉफ़ी में नहीं, चाय में पाया जाता है। ठीक है, चाय में, चाय की पत्ती में नहीं, जो बनी हुई हमारी चाय होती है TEAT, उसमें भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन। तो ये आप याद रखिए। अगला है आपका कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है आपका? अमरबेल, डोसरा, गुलाब, या फिर नागफनी? तो छठे का हो जाएगा आपका बी, मतलब कीटभक्षी पौधा कौन सा है आपका? डोसरा, जो कि क्या करता है? कीटों से अपने भोजन का भक्षण करता है। अगला है आपका DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? वाटसन एवं क्रिक को मिला था, डॉक्टर AG खुराना को मिला था, हरगोविंद खुराना है वो HG, और अगला है रॉबर्ट हुक को, या फिर ब्रिक्स एवं किंग को? तो किसे मिला था? तो ये आपको याद ही होगा सभी को, बहुत इजी भी है। वाटसन एवं क्रिक को मिला था। और कौन सा इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था DNA का? तो ये आप याद रखिएगा। DNA क्या है? तो एक न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है, याद रखिएगा। और DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। ये किस में पाया जाता है? एक तो शरीर में, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? यानी जो जेनेटिक्स है आपका, उसके जन्मदाता कौन है? तो लेमार्क है, डार्विन, खुराना, या फिर मेंडल? तो जो आनुवांशिकता के जन्मदाता है वो है मेंडल। ठीक है, ग्रेगरी जेन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर
मटर के पौधे पर परीक्षण किया था। तो याद रखिएगा आलू क्या है, देखो आलू, अदरक और प्याज तीनों, ठीक है, तीनों बताना है आपको क्या है, जड़ है, तना है, फल है या फिर बीज है। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए, बताया था मैंने आपको, ये रिपीट होते रहते हैं। तो तना है, ठीक है, आलू क्या है, तना है, और अदरक भी और प्याज भी, ये तीनों, इसलिए मैंने आपको तीनों बता दी थी स्टार्टिंग। अगला है आपका चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था, वैक्सीन नहीं वैक्सीन है, चेचक की वैक्सीन को किसने तैयार किया था सबसे पहले, तो लुई पास्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, लिस्टर ने या फिर सॉल्क ने। तो चेचक का जो टीका वैक्सीन है उसको, या फिर टीका भी बोल सकते हैं, उसको सर्वप्रथम तैयार किया था तो डॉक्टर जेनर ने, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है, तो कौन सी बीमारी हुआ, टीबी, कैंसर, जाड़ों का जो डिसऑर्डर पर या फिर मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर, जो ब्रेन ट्यूमर की बीमारी हो जाती है। तो कौन सी बीमारी पर पा लिया गया है, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ट्यूबरक्लोसिस, यक्षमा भी बोलते हैं इसको, और तपेदिक भी बोलते हैं, 3-4 नाम बता दिए जितने भी हैं, ठीक है। और इसके लिए टीका कौन सा लगाया जाता है, बीसीजी का, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है, तो भारत के लोगों की वसा में कितना डीडीटी पाया जाता है, 1 से 12 पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, ये भी बता दिया आपको, 1 से 12 पीपीएम, 1 से 30, 31 से 50, या डीडीटी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है भारत के लोगों की वसा में। तो इसका हो जाएगा आपका 1 से 30 पीपीएम डीडीटी। डीडीटी की भी आपको बता देता हूँ मैं, डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथिलीन, इस प्रकार से इसका नाम है, ट्राइफ्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो ट्राइफ्लोरो एथिलीन, ये क्या है, डीडीटी का फुल फॉर्म है। और जो पीपीएम है उसका है पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पे मैं आपको लिखकर भी शो करा देता हूँ, पार्ट्स पर इस प्रकार से, और मिलियन हम इसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा। अगला है आपका 13 नंबर, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडीर कटिन प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, जो एजाडीन कटिन है वो आपका तंबाकू से, एजाडीन कटिन, ठीक है, तंबाकू से, नीम से, आम से या फिर पपीते से, तो वो आपको प्राप्त होता है नीम से, याद रखिएगा। एजाडीर कटिन एंटीबायोटिक होती है, पौधे होते हैं, दवाएं होती है, सिरप्स होती है, और या फिर टॉक्सिन्स होती है। तो एंटीबायोटिक होती है आपकी दवाएं यानी कि मेडिसिन, ये साइरप्स होती है, जो कि मतलब जो क्या बोलते पथरी, ठीक है, जो स्टोन की बीमारी हो जाती है उसमें साइरोन्स को पीते हैं। और पौधे तो आपका एक अलग ही है, वनस्पति है, और टॉक्सिन से भी अलग श्रेणी में आती है, मेडिसिन आती है एंटीबायोटिक में। अगला है आपका दूध में कौन दही को दूध को दही बना, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है, तो खमीर, लैक्टोबैसिलस, राइजोपस या फिर राइबोजियम। अगर तो इसके लिए आपका हो जाएगा, जो दूध को दही बनाता है वो बनाता है लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, दूध की जो शुद्धता मापते हैं वो किस में नापते हैं, तो लेक्टोमीटर में, ठीक है, लेक्टोमीटर में। और जो उसमें खट्टापन पाया जाता है, ठीक है, पीलापन पाया जाता है, तो दूध में वो पाया जाता है आपका कैरोटीन के कारण, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है इन्फ्लुएंजा, H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, तो मैड काउ डिजीज, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू या फिर रेबीज। तो 16 का हो जाएगा आपका बी, स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है, जो आपका H1 है यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऐसे, तो हाइड्रोजन नाइट्राइड बोलते हैं इसको, H1N1, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो स्वाइन फ्लू। अगला है आपका रडार के आविष्कारक कौन है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब अच्छा सा एक आईएमपी क्वेश्चन, रॉबर्ट वॉटसन है, फ्लेमिंग है, बुशवाल है या फिर ऑस्टिन है, तो रडार के आविष्कारक है आपके रॉबर्ट वाटसन, याद रखिएगा। अगला है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हृदय, फेफड़ा, वृक्क या फिर यकृत। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है आपका एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा।
अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ, और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार मैंने देखा है इसको, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में भी देखा है, जो कि आगे रिपीट होगा और आप लोग बोलेंगे कि हाँ आपने सही बताया था। तो कौन से विटामिन में पाया जाता है कोबाल्ट? विटामिन B6 में, विटामिन B2 में, या फिर B1 में, या फिर B12 में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा B1 में, सॉरी B12 में। जो विटामिन B12 में कोबाल्ट 60 भी आता है ऐसे करके, 60 किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है, और वैसे कोबाल्ट के लिए जो संकेत होता है वो और बता देता हूँ मैं, इस प्रकार से आता है आपका को करके, ठीक है, CO। अगला है आपका निम्न में से जो रक्त दाब का मापक यंत्र है तो कौन सा? जो आपका ब्लड प्रेशर है वो नापता है तो कौन नापता है? स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, आमीटर या स्पिग्मोमेनोमीटर। तो आपका हो जाएगा स्पिग्मोमेनोमीटर, जो क्या नापता है? आपका ब्लड प्रेशर, जिसको BP बोलते हैं आप लोग। अगला है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का होता है, लोहे का होता है, तांबे का होता है, या फिर एल्यूमिनियम का होता है? तो यूरेनियम का होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। 92 इसका परमाणु क्रमांक है, और U उसका संकेत है, और 235 है जो इसका परमाणु द्रव्यमान है। कहीं कहीं पर इस प्रकार से 92 यूरेनियम 238 भी लिखा होता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका जो सरल लोलक होता है उसकी काल अवधि, ठीक है। काल अवधि किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, या फिर तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। मतलब लंबाई बढ़ने से उसकी टाइम पीरियड है जो TP वह बढ़ेगा घटेगा, तो वह किस पर निर्भर करता है? तो देखो, ब्रह्मांड में सभी वस्तु का द्रव्यमान एक समान होता है, तो कोई है ही नहीं। लंबाई के ऊपर, हाँ लंबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मान लो गोलक की लंबाई कितनी बढ़ाओगे आप? 4 गुना, तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? 2 गुना। ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखो समय का इस पे कोई है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जितना आयाम से छोड़ेंगे और जितने दूर से उतने वहाँ अपना चक्कर लगाएगा, और समय का भी इसमें कोई है नहीं। तापक्रम से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो पूर्व की तरफ करती है, पश्चिम की तरफ करती है, उत्तर की ओर करती है, या फिर आकाश की तरफ करती है? तो किस तरफ करती है? तो उत्तर की तरफ करती, N और S, ठीक है। इस प्रकार से मतलब नॉर्थ और साउथ की ओर हमेशा चुंबकीय सुई किस ओर संकेत करेगी? या तो अगर जैसे चुंबक को आप लटका के और उसे छोड़ दोगे एक साइड से, तो जैसे इधर उधर जाएगी, वो हिलेगी डुलेगी, तो कौन सी दिशा में रुकेगी? हमेशा या तो उत्तर दिशा में रुकेगी या फिर दक्षिण दिशा में रुकेगी। तो आप याद रखिएगा, हमेशा चुंबकीय किस ओर संकेत करती है? तो उत्तर दिशा की ओर या फिर दक्षिण दिशा की ओर। अगला है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उद्वेलित करके, या फिर अणुओं को दलित करके? तो श्वेत प्रकाश देखते हैं इनमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो तंतु को गर्म करके। अगला है महासागर में जो ऊंची जल तरंगें होती है तो वो कैसे होती है? भूकंप से होती है, सूर्य से होती है, तारों से होती है, या फिर चंद्रमा से होती है? तो वो किसके कारण होती है? चंद्रमा के कारण होती है, ठीक है, महासागर में जो ऊंची जल तरंग होती है। अगला है और हमारे 4 महासागर है, कौन कौन से? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक सागर, ये सभी आपने सुना होगा, ठीक है, एक हिंद महासागर। अगला है कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो कैसे? पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या फिर ठोस को पिघलाने से? तो वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे, जो संपीड़ित गैस को छोड़ने से क्या होगा? कमरा ठंडा हो जाएगा, जैसे कि उदाहरण के लिए AC, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। अगला है प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है, फिल्टर से किया जाता है, या फिर पौधों के रंगों को अलग किया जाता है, रंगों को अलग ही नहीं किया जा सकता। तो प्रिज्म क्या करता है? देखो 2 तरह से कार्य करता है प्रिज्म।
एक तो रंगों को वर्ण विक्षेपण कर देता है, ठीक है, मतलब सभी को मतलब बखेर देता है एक तो, और एक श्वेत प्रकाश में भी बदल देता है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ये सभी आपने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का नियम सुना होगा। तो ठीक है, 7 रंगों में, और 7 रंग बेजानी हापी नाला, इस प्रकार से ठीक है, तो वो आपको मालूम होगी। अगला है सूर्य ग्रहण तब होता है, तो कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो देखिए, मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए। तो देखिए, सूर्य ग्रहण मतलब क्षमा ऐसे, ठीक, शाम, ये तो हो गया आपका चंद्र ग्रहण। शाम को क्या होता है? चंद्रमा निकलता है, तो शाम। और सूर्य ग्रहण के लिए हो जाएगा आपका क्षमा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि चंद्रमा बीच में सूर्य ग्रहण के लिए, यानी कि राइट आंसर ए। और अगर चंद्र ग्रहण की बात होती तो क्या पृथ्वी बीच में हो जाती, ठीक है। ए से सन सूर्य, एम से मून और ए से अर्थ, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है आपका सबसे छोटा दिन होता है, तो वहाँ कब होता है? 22 दिसंबर को, 23 सितंबर, 21 मार्च या फिर 23 अगस्त को। तो सबसे छोटा दिन होता है आपका 22 दिसंबर को। अगला है सोने को घोला जा सकता है, तो किस में घोला जा सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो सोने को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, मतलब ऐसे 3HCl लेना है आपको और 1 HNO3 लेना है, ठीक है। तो क्या होगा उसमें? सोना घुल जाएगा। अगला है आपका चूहा, विष मारने का जहर। जो चूहे को मारते हैं तो वह किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इथाइल एल्कोहल से, मिथाइल आइसोसाइनेट से, जिंक फास्फाइड से, या फिर इथाइल आइसोसाइनाइड से बनता है? तो जो आपका 31 है उसका हो जाएगा जिंक फास्फाइड, ठीक है। ऐसे ZnP से बनता है। अगला है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगी, राख बनेगी, मिट्टी बनेगी, या फिर पानी बनेगा? तो ये बनेगा आपका पानी। हाइड्रोजन जब जलेगी कभी भी तो क्या बनाएगी वहाँ? पानी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन भी था। तो यहाँ से मैंने आपको 32 क्वेश्चन करवाए। लगभग हमारे मतलब 5 वीडियो को कुल मिलाकर 160 से 170 क्वेश्चन के लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। वो भी मतलब अपनी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, तो जनरल साइंस मतलब हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसकी सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि हमेशा रिपीट होते रहते हैं। यही सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।